मैं ईश्वर इंटर कॉलेज प्रयागराज से डॉक्टर दिया प्रसाद, प्रवक्ता अर्थशास्त्र। पूर्व शिक्षण की भांति आज भी हम बच्चों सम्मिलित हुए हैं। पहले अध्याय में हमने अर्थशास्त्र का क्षेत्र विधिवत समझाया था, जिनके 3 भाग होते हैं। उसमें अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, अर्थशास्त्र का स्वभाव, अर्थशास्त्र की सीमाएं। अर्थशास्त्र की सामग्री को हमने विधिवत समझाया तथा उसका दूसरा भाग अर्थशास्त्र का स्वभाव, जिसके 2 पार्ट्स अर्थात अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला या दोनों, इसको विज्ञान के रूप में हमने अध्ययन किया। विज्ञान का अर्थ और विज्ञान की दोनों शाखाएं अर्थात वास्तविक विज्ञान, दूसरा आदर्शात्मक विज्ञान को हमने विधिवत अध्ययन किया। अब हमने अर्थशास्त्र का स्वभाव में दूसरा नंबर कलों को विधिवत समझते हैं। इसको सिद्ध करने से पहले हम इसका अर्थ जान लेते हैं। क्या अर्थ होता है? कला का अर्थ है किसी कार्य को करने तथा ढंग, अर्थात कला का अर्थ है किसी कार्य को करने का ढंग या तरीका। दूसरे शब्दों में कला ज्ञान की वह शाखा है जो निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपाय बताती है। इसी अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्रियों ने कला की परिभाषा दी है। J.M. केन्स, इनके शब्दों में उन्होंने बताया, कला एक दिए हुए उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नियमों की एक प्रणाली है। क्या बताया? कला एक दिए हुए उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नियमों की एक प्रणाली है। इसे कहा जा सकता है कि कला एक पुल है जो वास्तविक विज्ञान तथा आदर्शात्मक विज्ञान को परस्पर मिलाता है। वैगनर के अनुसार इन्होंने कहा, कला उन तरीकों का निरीक्षण है जिनके द्वारा किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है। फिर दोहराएंगे हम, कला उन तरीकों का निरीक्षण है जिनके द्वारा किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है। आइए अब अर्थशास्त्र कला किस प्रकार है सिद्ध करते हैं। यह विज्ञान होने के साथ साथ अर्थशास्त्र कला भी है। इसके अंतर्गत हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि विभिन्न आर्थिक समस्याओं को किस प्रकार हल किया जाता है। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र ये कहलाता है कि बेरोजगारी, अति जनसंख्या, आर्थिक विषमताएं, मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि आदि समस्याओं का किस प्रकार समाधान किया जाता है। निष्कर्ष के रूप में अर्थशास्त्र विज्ञान तथा कला दोनों, साथ ही
ये वास्तविक विज्ञान भी है और आदर्शात्मक विज्ञान भी है, अर्थात सिद्ध होता है कि अर्थात विज्ञान है, कला भी है, अर्थात विज्ञान कला दोनों भी। अब हम अर्थशास्त्र का क्षेत्र में एक भाग है अर्थशास्त्र की सीमाएं। अर्थशास्त्र की सीमाएं, इसके अंतर्गत देखिए अर्थशास्त्र की सीमाएं, इनकी प्रमुख सीमाएं निम्न हैं। नंबर 1, केवल मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थात केवल मानव का विज्ञान कहता है, केवल मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। दूसरा, केवल आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है। तीसरा है सामाजिक मनुष्य का अध्ययन है, अर्थात जो समाज में रहता है, समाज में कार्य करता है, समाज में जीवन यापन करता है और सामाजिक कार्य करता है। उन मानव के क्रियाओं का अध्ययन नहीं किया जाता जो जंगलों में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं, साधु जैसे तथा अभी आदि से संबंध। तीसरा है सामाजिक। चौथा, वास्तविक मनुष्य का अध्ययन। वास्तविक मनुष्य, इससे अभिप्राय उन व्यक्तियों से है जो हाड़ मांस रक्त से बने होते हैं, भूत प्रेत आदि से नहीं, और जो प्रेम, दया, परोपकार, स्वार्थ भावनाओं से प्रेरित है, उन्हीं वास्तविक मनुष्यों का अध्ययन किया जाता है। पांचवा है सामान्य मनुष्य का अध्ययन। असामान्य व्यक्तियों जैसे पागल, शराबी, अत्यधिक कंजूस, दिवालिया, जुआरी आदि की क्रियाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र में नहीं किया जाता। अगला पॉइंट है वैधानिक क्रियाओं का अध्ययन। जो मनुष्य समाज में रहकर कानूनी क्रियाओं का अध्ययन करता है, कानूनी सीमाओं के अंतर्गत आर्थिक क्रिया करता है, उन्हीं का अध्ययन इसमें किया जाता है। इस दृश्य से अर्थशास्त्र में चोर, डाकू, जेब कतरे, तस्कर आदि की गैर कानूनी क्रियाओं का अध्ययन नहीं किया जाता। सातवां पॉइंट है मुद्रा रूपी मापदंड, अर्थात मनुष्य आर्थिक क्रियाएं करता है और यह आशा से कार्य करता है जिससे उसका वेतन, उसका पगार समझिए, उसकी मेहनताना जिससे मिले वही कार्य करता है। अगला है 8वां दुर्लभ वस्तुओं तथा साधनों का अध्ययन। जो दुर्लभ वस्तु है उन वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। अंतिम है आर्थिक नियमों में सार्वभौमिक का अभाव आदि। इस प्रकार हम इसकी आर्थिक सीमाएं पर जोर दिया
अब कुछ बेटा बच्चों गृह कार्य देते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में तीनों भागों को विधिवत कॉपी पर लिखेंगे और कंठस्थ करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।